नहीं भूलूंगा। बच्चों के साथ मेरा एक अलग बॉन्ड बनना शुरू हो गया। मैं बच्चों के साथ कनेक्ट होना शुरू हो गया। धीरे धीरे चीजें ग्रो करना शुरू हो गई। 30 से बच्चे 40 हुए, 40 से बच्चे 50 हुए, 50 से बच्चे हमारे पास आज की डेट में हजारों बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। लाइफ ने वापस से नीचे लाके गिर दिया। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जीवन में वापस से आ गई। ऐसी नौबत आ गई थी कि जो हमारी अकेडमीज हैं वो भी बिकने वाली थी। हमारे शरीर के कपड़े बिक जाएं, लेकिन इन अकेडमीज को नहीं बिकने देना। यही चीज जो है, जिंदगी को देखे नए नजरिए से। जुड़िए जोश स्पीकर के साथ कॉल पे। नमस्कार, मेरा नाम है आशु घई और मैं एक साइंस एडुकेटर हूँ। मैं लोगों को साइंस पढ़ाता हूँ। साइंस एक्चुअली पढ़ाता नहीं हूँ, समझाता हूँ। और इस साइंस को समझाने में ही जो जर्नी है वो मुझे बहुत आगे ले आई है। हम लोगों ने 5 महीने के अंदर 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं यूट्यूब पे। हम लोग वर्ल्ड का 8th फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल बने हैं यूट्यूब पे। हमारा जो चैनल है वो इंडिया का टॉप मोस्ट चैनल है एजुकेशन फील्ड में, यानी कि नंबर 1 पे आता है फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल्स में। लेकिन ये सब हासिल करना बहुत आसान नहीं रहा। ये सब बस किस्मत से नहीं मिल गया। आपने मिर्जापुर का वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि यार शुरुआत की थी मजबूरी में, लेकिन मजा आने लग गया। तो इस मजे ने ही एक्चुअली में हमारे यूट्यूब चैनल को और हमारे जो एजुकेशन फील्ड को यहाँ तक पहुँचाया है। थोड़ा सा कहानी में पीछे चलते हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी मदर, अपने बड़े भाई, उनकी वाइफ और मेरी वाइफ, ये हम फैमिली में कुछ गिने चुने लोग हैं। मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ, यहीं पे बड़ा हुआ हूँ। और मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैं 2 साल का था। मुझे फोटोज के अलावा कुछ और याद भी नहीं है, उनकी कोई मेमोरीज नहीं है। बस तभी से मेरी मदर ने हम लोगों को, मेरे भाई को और मुझको बड़ा किया, पाला पोसा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है वो ये है कि कभी भी पढ़ाई को सैक्रिफाइस नहीं होने दिया। मेरी मदर ने बहुत स्ट्रगल किया है। मेरी मदर ने बुटीक पे भी काम किया हुआ है। मेरी मदर ने पार्लर्स में भी काम किया हुआ है। डोर टू डोर जाके शैम्पूज बेचे हैं। और कहीं ना कहीं किसी तरीके से 4 से लेके 5,000 रुपये महीना मेरी मदर कमाती थी। लेकिन वो जो पैसा था उसमें से ज्यादातर हिस्सा हमारी पढ़ाई पे लगाती थी। तो यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कहते हैं ना, माँ एक योद्धा होती है। तो बस यार वो रॉकी भाई का जो डायलॉग है ना कि माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं है, वो बिल्कुल सच बात है। तो हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ा योद्धा हमारे जीवन में आया वो मेरी माँ है, जिन्होंने हमारी पढ़ाई को कभी सैक्रिफाइस नहीं होने दिया। धीरे धीरे घर के सिचुएशंस जो हैं वो और खराब होते गए, क्योंकि जो खर्चे थे वो बढ़ते जा रहे थे और इनकम सोर्सेज बिल्कुल भी नहीं थे। हम लोग बड़े हुए। शुरुआत स्कूलिंग की प्राइवेट स्कूल से ही हुई थी। तो जिस स्कूल में शुरुआत में हम लोगों ने एडमिशन लिया, रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल, जो कि पीतमपुरा में काफी नामी स्कूल है, वहां पे हम लोग पढ़ते थे। और उसके बाद अगेन वहां की फीस बहुत हाई हो गई थी, तो हम लोग हैप्पी होम पब्लिक स्कूल में गए, जो कि एक प्राइवेट स्कूल ही था। लेकिन अब हम जो है प्राइवेट स्कूल्स की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो मेरी मदर और हमारे रिलेटिव्स का डिसीजन था कि अब हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन भी दूर करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में वैसी पढ़ाई नहीं होती जैसे प्राइवेट स्कूल में ऐसी होती है। ये हमारा भी एक मिसकंसेप्शन था जो कि दूर हुआ। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी हमें बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही थी। एंड मैं ये भी मानता हूँ कि बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ने वाला है तो वो प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ेगा। तो दैट इज वाई वहां से एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में शुरू हुआ, क्योंकि स्ट्रगल लाइफ में आ गए थोड़े से। अब वहां पे मेरी स्कूलिंग की शुरुआत हुई गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर 7 रोहिणी से, जहां तक मैंने 10th पास की। अब 10th में मेरे बहुत अच्छा स्कोर मैंने किया, अप्रोक्सीमेट 95% के ऊपर। आप कह सकते हैं कि वो मेरी मजबूरी थी यार। जब कोई और सोर्स नहीं था तो शायद पढ़ाई इकलौता सहारा था। तो मैंने और मेरे बड़े भाई ने, जिनका नाम उशांक है, हम लोगों ने बस ये डिसाइड कर लिया था कि यार अच्छे से पढ़ना है और ये पढ़ाई है जो हमें इस गरीबी से एक तरीके से बाहर निकाल सकती है। अब जो पढ़ाई की बात मैं कर रहा था उसमें हम लोगों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ और एक्स्ट्रा काम भी करने पड़े, क्योंकि जो हमारी मदर की इनकम थी वो सफिशिएंट नहीं हो रही थी। और कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि यार पढ़ाई सैक्रिफाइस ना हो जाए। तो मैंने और मेरे भाई ने अपनी मदर की हेल्प करने के लिए छोटे छोटे काम ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे कि मुझे याद है हम लोगों ने स्टार्टिंग कहाँ से की। हम लोग आजादपुर, दिल्ली में ही एक जगह है आजादपुर, वहां पे कुछ चीजें सस्ती मिलती हैं। तो वहां से सस्ती चीजें, कॉस्मेटिक का सामान हो गया, बर्तन मांजने के जूने हो गए, वहां से हम लोग खरीद के लाते थे। और जो वीकली मार्केट्स लगती है, मंगल बाजार, शुक्र बाजार, वहां पे उन्हें हम दोनों बेचते थे। हम लोगों ने डिसाइड किया अपनी मदर को बोल के कि आप काफी अच्छा खाना बना लेती थी वो, तो हमने कहा कि आप टिफिन बनाए, उन्हें पैक करें। हम जैसे स्कूल से आएंगे हम लोग जो भी बैंक्स होते हैं, जो भी ऑफिस
हैं, चाहे वो लेट नाइट क्यों ना हो, चाहे वो दोपहर में क्यों ना हो, टिफिन सप्लाई करना शुरू कर दिए, चूड़ियां बनाना हाथ से शुरू कर दिया। छोटे छोटे काम जहां से भी मिलते थे हम उनको इकट्ठा करके अपनी मदर की हेल्प कर लिया करते थे। लेकिन इन सब में मैं दोबारा बोलूंगा, हमने अपनी पढ़ाई को कभी भी सैक्रिफाइस नहीं होने दिया, क्योंकि हमें पता था कि यहीं से हम लोग बाहर आने वाले हैं। अब बात अगर करें, जब मैं 10th क्लास में था तो मैं अपने ब्रदर से, जिनका मैंने अभी नाम बताया, उनसे ही मैं ट्यूशन भी लेता था। तो एक दिन वो मुझे पढ़ा रहे थे और यही टर्निंग पॉइंट है हमारी लाइफ का। तो मेरी मदर की एक फ्रेंड थी, वो हमारे घर पे आई हुई थी और वो ये देख रही थी कि जो उशांक हैं, यानी कि जो मेरे बड़े भाई हैं, वो किस तरीके से मुझे पढ़ा रहे हैं। तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे को पढ़ाएगा क्या? तो उन्होंने कहा ठीक है। और वो बुद्ध विहार में, मैं रोहिणी में रहता हूँ, वो बुद्ध विहार में काफी दूर है, 2.5 किलोमीटर का एक्चुअली रास्ता है। तो जो मेरे ब्रदर थे वो वहाँ पे पैदल जाते थे 2.5 किलोमीटर पढ़ाने। उन्हें 800 रुपये 700 रुपये मिलते थे उनको पढ़ाने के महीने के। और वो 700 रुपये हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प थी, क्योंकि वो 700 रुपये 800 रुपये हम लोग पूरे महीने बर्तन के मांजने के जूने बेच के कमाते थे। तो यार वहां पे लगा कि शायद हम इस ट्रैक पे जा सकते हैं, शायद हम बच्चों को पढ़ाने, मुझे नहीं, उनको ऐसा लगा। उन्होंने और छोटी छोटी ट्यूशंस लेना शुरू कर दिया। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा वहां पे एक इंटरेस्ट नहीं था। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या करूंगा लाइफ में। मुझे बस साइंस को पढ़ना अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं खुद 11th क्लास में आया तो मुझे लगा कि मेरे बड़े भाई इतनी हेल्प कर रहे हैं घर के लिए और मैं कोई सपोर्ट नहीं दे पा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मैं भी 2-3 ट्यूशंस ले लेता हूँ। मुझे घटना याद है, मेरी एक स्टूडेंट हुआ करती थी, रुकमन कौर, और वो मेरी लाइफ की पहली बच्ची है। मैं उसका नाम जीवन भर नहीं भूलूंगा। तो मैं एक कमरे में उसे पढ़ा रहा था और मैं इतना घबराया हुआ था जितना मैं आज यहाँ पे भी घबराया हुआ हूँ। मैंने सारे गेट्स वहाँ पे बंद कर दिए थे और मैंने कहा था कोई भी उस कमरे में नहीं आएगा, मैं उसको पढ़ाऊंगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि वो मजबूरी थी मेरा उसको पढ़ाना, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मैंने आपको बताया ना, शुरुआत तो मजबूरी में की, लेकिन मजा आने लग गया। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ाया तो पढ़ाते वक्त जो मैं उसको साइंस का कंसेप्ट समझा रहा था, तो मुझे लगा यार कि साइंस को मैं पढ़ा भी सकता हूँ और मैं शायद इसमें बहुत अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से एक अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आने लगी। इसके बाद चीजें कैसे बदली, मैं जब 11th में आया, मैंने पढ़ाना शुरू किया। 11th के एंड तक आते आते हमारे जो मेरे और उशांक सर के जो मिला के बच्चे हुए 30-40 बच्चे हम लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे आज भी याद है, जब मेरी पहली फीस आई थी, हम लोग रेस्टोरेंट में गए थे खाना खाने और उस खाने का स्वाद मेरे मुंह में आज भी है और शायद जीवन भर रहेगा, क्योंकि वो एक बहुत अलग फीलिंग थी। क्योंकि वो चीज़ें हमारे अप्रोच से बहुत बाहर थी। हम लोग 3 वक्त का खाना खा लिया करते थे, ये उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। तो बस वही लगा यार कि यही चीज़ अब हमको करनी है और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। फिर जैसे ही मैं 12th में आया तो यार 30-40 बच्चे अभी तक तो हम कमरों में पढ़ा ही रहे थे। एक कमरा था, कमरे के अंदर ही पढ़ा रहे हैं, बच्चों के जाने के बाद वहीं पे नीचे बेड बिछा रहे हैं और सो रहे हैं। इस तरीके से सब कुछ चल रहा था। फिर रियलाइज हुआ यार 12th में, जब तक मेरे जो ब्रदर थे वो कॉलेज में आ चुके थे, कि एक छोटी सी अकेडमी खोल लेते हैं। और कोई नाम नहीं सोचा, कुछ नहीं सोचा, बस सोचा कि ठीक है एक अकेडमी खोल लेते हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे ऑफलाइन में। तो धीरे धीरे चीजें ग्रो करना शुरू हो गई। 30 से बच्चे 40 हुए, 40 से बच्चे 50 हुए, 50 से बच्चे हमारे पास आज की डेट में हजारों बच्चे ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। अब इसी फेज के दौरान मैंने एक बात रियलाइज की, जहां से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी शुरू हुआ, और वो ये था कि मेरी जीवन में एक प्रोफेसर आए, सर वॉल्टर लुईन जी, जिनको मैं भगवान मानता हूं, जो MIT में पढ़ाते थे, अब रिटायर हो चुके हैं। तो एक दिन मैं उनका लेक्चर स्क्रॉल कर रहा था, वहां पे उन्होंने कंसेप्ट पढ़ाया। कंसेप्ट एंगुलर मोमेंटम का था, एक टायर की मदद से वो समझा रहे थे। तो वहां पे मुझे एक बात रियलाइज हुई कि यार ये बंदा जो कंसेप्ट को सिखा रहा है एक्सपेरिमेंट के साथ, कोई माय का लाल शायद वो कंसेप्ट जीवन भर नहीं भूलेगा अगर वो उस वीडियो को एक बार देख लेगा। जरूरी नहीं उसको साइंस आती हो नहीं आती हो, वो साइंस फील्ड से बिलोंग करता हो कि नहीं, लेकिन वो MIT के प्रोफेसर थे, बहुत बड़े लेवल पे चीज़ों को करते थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसी चीज़ों को बहुत छोटे लेवल पे बहुत सस्ते रूप में करूंगा। इनिशियल डेज पे मैंने बहुत मेहनत करना शुरू किया, लकड़ी के फट्टे काटे, चीज़ों को बनाया, घर की चीज़ों से ही मैंने काम करना शुरू किया। कुछ लोग भी थे जो बोलते थे क्या बेकार की चीज़ें करता रहता है, तेरा काम पढ़ाना है, तू पढ़ा, ये क्यों गंद मचाता रहता है। बट मुझे ऐसा लगा था जब मैंने ये इनिशियली किया था कि बच्चे इस कंसेप्ट को जीवन भर शायद कभी भूलेंगे नहीं, और ऐसा होने लगा।
लोग बच्चे उस कंसेप्ट को एक बार देखते थे और देखने के बाद सालों सालों तक उसे याद रखते थे। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत अलग चीज हुई, पता नहीं कैसे, लेकिन बच्चों के साथ मेरा एक अलग बॉन्ड बनना शुरू हो गया। मैं बच्चों के साथ कनेक्ट होना शुरू हो गया। मैं फॉर्मल पहले से कभी रहा ही नहीं, तो मैं बच्चों के साथ भी नहीं था। मेरा बहुत इनफॉर्मल बिहेवियर रहा उनके साथ, हंसी मजाक रहा। बच्चे मुझसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करते थे, मैं उनसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करता था। तो अब क्या हो रहा था कि चीजें साइंस के साथ साथ फन में भी कन्वर्ट होने लग गई थी। तो बच्चों को साइंस भी मिल रही थी, फन भी मिल रही थी, और बच्चों को एकेडमी में आना अच्छा लगने लगा। वो एक बर्डन के रूप में नहीं आते थे। अब ऑफलाइन काफी अच्छा ग्रो करने लग गया था, क्योंकि टीचर्स यहाँ पे बहुत डेडिकेशन से काम कर रहे थे। ऑफलाइन में बहुत नाम हो गया था हम लोगों का, काफी सारा पैसा भी कमा लिया था। अप्रोक्सीमेटली इन अ मंथ हमारी जो एकेडमी थी वो 4 से लेके 5 लाख रुपए जो है वो अर्न कर रही थी। तो हुआ क्या, हुआ ये कि चीजों, अब हमें लगा कि यार चीजें इसी तरीके से चलती रहेंगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और फ्रैंकली स्पीकिंग पैसा इतना कमा लिया कि अब थोड़ा सा लीनियंट हो गए थे लाइफ में। लगा था कि ठीक है यार 2-4 साल और मेहनत कर लेंगे, उसके बाद कुछ टीचर्स अपॉइंट कर लेंगे और वो लोग काम करेंगे, अब हम लोग लाइफ में चिल मारेंगे। लेकिन लाइफ ने वापस से नीचे लाके गिर दिया। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जीवन में वापस से आ गई। वो प्रॉब्लम क्या थी, कोविड की जब फर्स्ट वेव आई उससे जस्ट पहले मेरी मदर को लगा कि जो पैसा हम लोग कमा रहे हैं उसको क्यों ना कहीं इन्वेस्ट भी किया जाए। और उनके कुछ लिंक्स थे, उन्होंने प्रॉपर्टी में चीज़ों को इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी कर दी इन मुझे नहीं पता क्या एक्चुअली वहाँ पे हुआ, लेकिन काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने वहाँ पे कर दी, अप्रॉक्सीमेटली 4 से लेके 5 करोड़ रुपए की। और हमारी लाइफ का लगभग सब कुछ वहाँ पे लगा हुआ था। और वो सब जो है वो डूब गया और हमारे जो घर था वो बिक गया। अभी फ़िलहाल हम लोग रेंट पे ही हैं। और ऐसी नौबत आ गई थी कि जो हमारी अकेडमीज़ हैं वो भी बिकने वाली थी। मतलब कि लाइफ, लेकिन मैंने और मेरे भाई ने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी कि कुछ भी हो जाए, हमारे शरीर के कपड़े बिक जाएं, लेकिन इन अकेडमीज़ को नहीं बिकने देना है। क्योंकि हमें अगेन यही पता था कि यही चीज़ जो है वो हमें वापस खड़ा करेगी। So if you want to stay updated with new job postings, set your job alerts and grab opportunities on time. बट मुझे पता था कि यही चीज़ है, एकेडमी जो है वो हमें वापस खड़ा करेगी। और कह सकते हैं आप कि वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि लाइफ में हम लोग बहुत लीनियंट हो गए थे इन चीज़ों को लेके। तो तब लगा कि अब जो ये कर्जा हमारे सर पे आ गया है, हमारा घर बिक गया है, वापस अपने घर पे कैसे जाएंगे। हिम्मत नहीं आ रही। लोगों ने बहुत सलाह दी कि दिल्ली छोड़ के चले जाओ, कोई और काम ढूंढ लो, यहाँ से चले जाओ, बहुत नेगेटिविटी आ गई है। बट ऐसा हमारे अंदर कभी नेगेटिविटी नहीं आई, क्योंकि हमारा ये मानना था कि पैसा, हम लोग कहाँ से शुरू हुए थे, हम लोग जीरो से शुरू हुए थे, और जीरो से अगर हम लोग हीरो बने थे तो वापस से हीरो बनने में हमें देर नहीं लगेगी। एक अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था। तो बस बदलाव इस बार ये था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोविड के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ आई थी। तो अगेन मैं आपको बताऊंगा, यहां से शुरू होती है मेरी यूट्यूब की लाइफ। अब यूट्यूब पे एक चैनल मैंने बनाया था 5 साल पहले, जिसका नाम उमा था, जहां पे मैं साइंस की वीडियोस एक अकेले कमरे में रिकॉर्ड करके डाल दिया करता था। कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए 1 साल के अंदर। वीडियोस पे व्यू आ रहे हैं 200, 300, 400। ये 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने चैनल बंद कर दिया था। 4 साल तक वो चैनल इनएक्टिव रहा, उस पर कुछ नहीं था। अब जब जीवन में ये थप्पड़ पड़ा तो यहाँ पे लगा यार कि ठीक है, ऑफलाइन से तो हम कमा ही रहे हैं, अब उसको और ग्रो करना होगा, तो क्यों ना उसको ऑनलाइन में लेके जाएं। तो इंस्टाग्राम पे मैं अपनी क्लास के एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस डालना शुरू हो गया। फिर यूट्यूब पे एक नया फीचर आया, शॉर्ट्स नाम का, और यही गेम चेंजर था शायद, क्योंकि मेरा कंटेंट वैसा ही था। अब एक दिन मैं अपने घर पे बैठा हुआ हूँ, पीपीटी बना रहा हूँ लैपटॉप पे, मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी हुई है और वो कहती कि आप इंस्टाग्राम पे इतना अच्छा कंटेंट डालते हो, लोग इतना पसंद करते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स का फीचर आया है, आप इसे वहां पे पोस्ट करो। तो मैंने कहा ठीक, कि वहां से भी क्राउड आएगा। और आप जेन्युइनली मानिएगा, मैंने आप पिछले शॉर्ट्स जाके देखेंगे ना इनिशियली, तो वहां मैंने अपना पर्सनल नंबर डाल दिया था, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा 4, 5, 10 बच्चे आ जाएंगे इससे और कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तो मैंने 2-4 शॉर्ट्स वीडियोस वहाँ पर डाल दी और 1-2 दिन बीते, 3 बीते। मैं अगले दिन एक दिन सुबह उठता हूँ और देखता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप पे बहुत मैसेजेस आए हुए हैं कि आपकी जो वीडियो वायरल हो गई है।
तो मुझे लगा मजाक हो सकता है ये कोई, तो मैं गया यूट्यूब स्टूडियो पे, मैंने खोला और वहाँ पे मेरी एक वीडियो थी जहाँ पे मैं टॉर्क समझा रहा था यूजिंग अ डंबल। उस पे 10 मिलियन व्यूज थे। और अगेन मुझे ऐसा लगता है कि व्यूज किसी भी वीडियो पे आ जाते हैं, वो कोई ऐसा एल्गोरिथम होता है, वो वायरल हो जाते हैं, वीडियोस आ जाते हैं, चाहे आपका काम अच्छा हो। कभी कभार मैं देखता हूँ ऐसी वीडियोस भी जिसमें कुछ नहीं है लेकिन वो वायरल हो रखी है। लेकिन जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो वहाँ मुझे गूज बम्स आने शुरू हुए, क्योंकि वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि ऐसा टीचर कहाँ मिलता है, इतने फ्रैंक टीचर इस दुनिया में नहीं है, हमें ऐसा टीचर पहले मिला होता हमारा जीवन बदल गया होता। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं ये वीडियो देख रही हूँ 2 दिन से, मैं हमारा पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है और हम आपके शॉर्ट्स देख रहे हैं। और विद इन अ वीक वहाँ पे 10K सब्सक्राइबर्स हो गए, यानी कि 10K, फ्रॉम 1000 to 10K। और मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि 10K मैंने अपने किसी भी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे के कभी नहीं देखा था, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था। फिर धीरे धीरे वीडियोस डालना शुरू हो गए और वीडियो अगेन रॉ कंटेंट डल रहा था। ऐसा नहीं कि स्पेशली कुछ शूट किया जा रहा है, नहीं, अकेडमी में कोई लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बस उसी को रिकॉर्ड करा और डाल दिया, उसी को रिकॉर्ड करा और डाल दिया। और शायद वही यूएसपी बना, बच्चों को वही पसंद आने लगा। और धीरे 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 इन अ मंथ और 1.5 मंथ्स के अंदर हम लोगों ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पार किए। और 1 मिलियन के बाद मुझे लगा कि यार और कितना ही बच्चा पढ़ लेगा और कितने लोग इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये कोई टी सीरीज वाला चैनल तो है नहीं कि यहाँ पे गाने आएंगे और लोग उसको, तो मुझे लगा यार ठीक है ग्रोथ यहाँ रुक जाएगी, बट मैं वीडियोस डालता रहूँगा। और फिर उसके अगले 1 महीने 1.5 महीने में फिर से हमने 2 मिलियन क्रॉस किया। और अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि हम वर्ल्ड का 8th फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल भी बने। तो यहाँ पे जर्नी शुरू हुई एक मजबूरी से, और वो आई कहाँ पे, मजे पे। मैं अपनी लाइफ में आज की डेट में भी बात करूं, हम लोग संडे को भी पढ़ा रहे हैं, 14-14 घंटे हम लोग दिन में पढ़ाते हैं, लेकिन कभी पढ़ाते पढ़ाते थकते नहीं हैं। हमारे घर में फैमिली, मेरी वाइफ, मेरी मदर हमेशा ये बोलते हैं कि तू घर पे आके कैसा एक लाश सा बन जाता है, बिल्कुल शांत रहता है, कुछ नहीं बोलता, लेकिन तेरी वीडियोस हम लोग देखते हैं, तू अकेडमी में होता है तो अलग होता है। क्योंकि जब मेरे सामने बच्चे होते हैं, जैसे अभी आप सब हैं, मेरे सामने जब बच्चे होते हैं तो वहाँ पे मेरा जोश अलग लेवल पे होता है। हम लोगों ने 102 बुखार में भी पढ़ा रखा है, क्योंकि जब अगेन मैं फिर से बोलूंगा, जब बच्चे हमारे सामने होते हैं ऑफलाइन के, तो एक अलग जोश हमारे अंदर होता है। तो यार अगर मेरी कहानी को निचोड़ा जाए ना, तो आपको एक लाइन मिलेगी और वो है लव व्हाट यू डू। आप जो भी करते हैं ना, बस उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आपको जीवन में कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। अब मैं बहुत सारे ऐसे एडुकेटर्स को देखता हूं जो ऑफलाइन में थोड़ा अलग हैं और ऑनलाइन में आके उनका जो तरीका है वो बदल जाता है। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आप जैसे भी हैं, अगर आपको YouTube की बात कर लें सिर्फ और वहां पे ग्रो होना है, तो आप अपनी यूनिकनेस को कभी भी खत्म ना करें। मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मिल रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ आज की डेट में, और वहां पे हमेशा से मेरी शर्त यही रहती है कि यार मैं कभी भी ऑफलाइन नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत ऑफर्स आते हैं कि आप कंप्लीटली ऑफलाइन छोड़ के ऑनलाइन आ जाइए, लेकिन मैं, क्योंकि मेरी जो पहचान है वो ऑफलाइन के बच्चों के साथ है, मुझे वही करना पसंद है। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी कर रहे हैं पूरे दिल से करें और आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। यूट्यूब की अगर हम लोग बात कर लें, तो वीडियोस जो आप डाल रहे हैं उसके अंदर एक यूनिकनेस अगर है, तो आप व्यूज की टेंशन बिल्कुल मत लें। मतलब व्यूज जब नहीं आते हैं ना वीडियो पे, तो ठीक है हमारा मोराल गिरता है, हमें लगता है यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा कंटेंट जा क्यों नहीं रहा है लोगों तक। लेकिन आप यकीन मानिएगा, एक दिन अगर आपका काम अच्छा है और आप उसे करते हुए खुश रहते हैं, आप एनर्जेटिक रहते हैं, आप कभी थकते नहीं, तो वो काम लोगों तक एक दिन पहुंचेगा ही पहुंचेगा। उससे कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत लोगों तक पहुंचने से नहीं